Long years ago, we made a tryst with destiny. 2024 के चुनाव शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है एंड इंडिया अभी फुल ऑन प्रिपरेशन मोड में है फॉर द इलेक्शन सीजन। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये चुनाव हमेशा से ऐसे ही थे या इनमें कोई चेंजेस भी हुए हैं? क्या होता है बिहाइंड द सीन्स व्हेन अ कंट्री गोज फॉर एन इलेक्शन, और आज़ादी के इतने साल में हमारा इलेक्शन प्रोसेस बदला कैसे है, आइए जानते हैं। क्या आपको पता है भारत के सबसे पहले इलेक्शन का नारा क्या दिया गया था? नया हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये दिया गया था नेहरू जी द्वारा। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा जी अपनी 2002 की पीस इन वर्ल्ड पॉलिसी जर्नल, जिसका टाइटल था डेमोक्रेसीज बिगेस्ट गैम्बल, में बताते हैं कि जहां जनता ने पंडित नेहरू जिंदाबाद के नारे लगाए, वहीं पंडित जी ने उनको अर्ज किया कि नया हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं। ये दर्शाता है कि उस समय के हमारे लीडर्स कैसे अपने देश के प्रति सेल्फलेस सर्विस में लगे हुए थे। खैर, इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा था कि 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अपने पहले नेता का नेतृत्व करने जा रही थी। इससे पहले सिर्फ 14% सिटीजन ने पहले कभी वोट दिया था और डिफरेंट ओकेजन, जैसे कि 1937 एंड 1946 में। और ये किया गया था बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ लोगों को कुछ बेसिक वोटिंग राइट्स दी गई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि हर वो सिटीजन जो 18 साल एंड अबव है और उनकी जाति क्या है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, उनका कलर और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, irrespective of all this were free to vote। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लाने में वेस्ट में बहुत वक्त लगा। वहाँ पहले ये दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी थी, फिर वर्कर्स को एंड आखिर में महिलाओं को। वहीं वेस्टर्न ऑब्जर्वर ताजुब में थे कि कैसे एक देश जो इतनी ब्लडी पार्टीशन से गुजरा है, जहाँ 12 मिलियन रिफ्यूजीज हैं, कैसे अपने देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लागू कर रहा है। भारत ने इसको शुरुआत से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाए रखा। ये दिखाता है कि भले ही हम एक नया और इकोनॉमिक टर्म्स में कहा जाए तो एक छोटा देश ज़रूर थे, पर हमारी सोच काफ़ी आगे की थी। भारत ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया लगभग 175 मिलियन एलिजिबल वोटर्स को, जिनमें 80% से ज़्यादा लोग इलिटरेट थे। सुकुमार सेन, जो हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे, उन्होंने मेक श्योर किया कि देश का कोई कोना ना छूटे एंड हर एक नागरिक को इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बनाया जाए। भाई, आखिर भारत अपना पहला चुनाव जो कंडक्ट करवा रहा था, इतना तो लाजमी था। जो राइट्स हम भारतीयों से इतने साल छीनी हुई थी, हमने उसे फाइनली पा लिया था। इलेक्शंस में लोग अपना मतदान यानी कि वोट इन बैलेट पेपर्स में ड्रॉप कर दिया करते थे। उसके साथ ही मिलता था उनको ये थप्पा, जिसको इंडेलिबल इंक भी कहा जाता है। अब ये रंग इतनी आसानी से नहीं छूटता है। ये किया गया था ताकि लोग डबल वोटिंग ना कर सकें। ये तो एक साइन जैसा बन चुका है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने वोट दिया है या नहीं, बस उनकी उंगली पे निशान देख लो, आप खुद ही समझ जाएंगे। भारत के पहले इलेक्शन में टोटल 4500 सीट्स पे पोल हुआ। इनमें से 489 थी लोकसभा के लिए, 401 थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एंड बाकी 4000 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। 2,24,000 पोलिंग बूथ्स को कंस्ट्रक्ट किया गया अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहां कहीं तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का यूज हुआ, तो कहीं प्राइवेट बिल्डिंग्स, तो कहीं टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए गए। इतने बड़े इलेक्शन को कंडक्ट करना कोई आसान काम नहीं था। इसको करने के लिए लॉजिस्टिकल प्लानिंग, इलेक्शन का मटेरियल जमा करना उतना ही मुश्किल था। तभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ जुगाड़ बनाए, जैसे मल्टीपल बैलेट बॉक्सेस रख देना, जहां हर बॉक्स पे पार्टी का साइन हो। इसमें बस वोटर्स को अपना वोट ड्रॉप करना होता था। इसके लिए टोटल 8200 टन्स ऑफ स्टील लगे। कैन यू इमेजिन? जिसकी वजह से मोर दैन 2 मिलियन स्टील बैलेट बॉक्सेस इकट्ठा हो गए इन द पोलिंग स्टेशंस। आइए अब ये देखते हैं कि कैसे औरतों का रोल चेंज हुआ है इन इलेक्शंस के दौरान। भारत में पहले एक औरत की पहचान बस इतनी सी होती थी कि वो किसी की माँ है या किसी की बेटी है। मैक्सिमम औरतों की तो कोई पहचान ही नहीं होती थी, खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती थी। भारत के पहले इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन इशू किया, वुमेन वोटर्स को उनकी आइडेंटिटी से एनरोल किया जाए एंड ना ही किसी की बीवी या किसी की माँ के रूप में। इस मूव से 2.8 मिलियन वोटर्स छूट तो गए, लेकिन सुकुमार जी ने कहा कि अच्छा ही हुआ कि अब नेक्स्ट इलेक्शन में जब भारत को इंटरनेशनल स्टेज में एक पहचान मिल चुकी होगी, वहीं भारतीय महिलाओं को भी उनकी पहचान मिल चुकी होगी। अब वो बस किसी की बेटी या किसी की बीवी के रूप में नहीं जानी जाएंगी। भारत की आज़ादी के बाद इंडियन वुमेन का रोल इन इलेक्शंस काफ़ी बदल गया है, वोटर्स और कैंडिडेट दोनों ही तौर पर। शुरुआत में उनकी पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूशन लिमिटेड थी, लेकिन ओवर द ईयर्स उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ा है, जो इन चेंजेस को सोसाइटल एंड पॉलिटिकल लेवल पर भी दिखाता है। एज वोटर्स बात करें तो वुमेन्स को आज़ादी के समय इक्वल वोटिंग राइट्स मिले, जो उस समय दुनिया के कई हिस्सों में इतने आम नहीं थे, और सोसाइटल नॉर्म्स और एजुकेशन की कमी की वजह से उनका पार्टिसिपेशन शुरुआत में कम रहा। लेकिन आज के टाइम्स में एजुकेशन और सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़कर वो आगे बढ़ रही हैं। अपने राइट्स के लिए उनके मुताबिक कौन से कैंडिडेट्स उनके हित में बात करते हैं, उनको वोट देने आगे आ रही हैं।
रिसेंट इलेक्शंस में कई जगहों पर वुमेन्स ने मेंस से ज़्यादा या बराबर मतदान दिए, जो उनकी बढ़ती हुई पॉलिटिकल कंसाइंस को भी दर्शाता है। एज कैंडिडेट्स बात करें तो आज़ाद भारत की शुरुआत में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन एज कैंडिडेट्स काफ़ी कम था। कई बैरियर्स थे, जैसे कि सोसाइटल नॉर्म्स और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जो उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने से रोकता था। लेकिन विद चेंजिंग टाइम्स ये बदला एंड गवर्नमेंट के अफर्मेटिव एक्शन जैसे कि रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी इलेक्शन, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन दी टू 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपल बॉडीज। इसने महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म दिया। ऑल्दो वुमेन कैंडिडेट्स की संख्या इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इंक्रीज तो हुई है, लेकिन ये अब भी 15% ऑफ द टोटल कैंडिडेट से कम है। हाउएवर लोकल बॉडीज की बात की जाए तो इनमें वुमेन रिजर्वेशंस के कारण उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ काफ़ी बेटर है। चलिए अब देखते हैं कि वोटिंग के तरीके कैसे बदले हैं और साथ ही में हमारे और आपके डिमांड्स कैसे इवॉल्व हुए हैं विद चेंजिंग टाइम्स। भारत की वोटिंग मेथड्स चेंजिंग टाइम के साथ काफ़ी इवॉल्व हुए हैं, जिनकी शुरुआत पेपर बैलेट से हुई। इसमें वोटर्स का वोट एक पेपर पे लिया जाता था एंड देन सबकी काउंटिंग होती थी। अब ये बहुत ही लंबा और टीडियस प्रोसेस था। बैलेट पेपर्स को प्रिंट करना, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, काउंट करना, सब काफ़ी एफर्ट्स मांगते थे। लेकिन फिर बूथ कैप्चरिंग और काउंटिंग के चैलेंजेस के कारण लेट 20वीं सेंचुरी में यानी कि 1980s में पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। ईवीएम्स ने इस वोटिंग प्रोसेस को तेज़ी और एक्यूरेसी के साथ कंडक्ट करने में मदद की, लेकिन ईवीएम पर भी क्वेश्चन उठाए गए, जैसे लोगों को लगा इसको हैक कर वोटिंग को मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर फाइनली इनको दूर करने के लिए 2014 में वीवीपैट का इस्तेमाल शुरू हुआ। वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का कॉन्सेप्ट आया। वीवीपैट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर वोटर को उनका वोट कास्ट करने के बाद एक प्रिंट आउट मिलता है, जिसमें उनका वोट कौन सी पार्टी या कैंडिडेट को गया है वो दिखता है। इससे वोटर को विश्वास होता है कि उनका वोट सही जगह गया है। इन मशीन्स ने वोटिंग प्रोसेस को तेज़ी और ट्रांसपेरेंसी के साथ इम्प्रूव किया है और फाइनली 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर वैलिड भी बताया। कुल मिलाकर ईवीएम और वीवीपैट का साथ में इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी को बढ़ाता है और वोटर्स को एक ट्रांसपेरेंट और वेरीफाई किया जा सकने वाला वोटिंग अनुभव प्रदान करता है। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कभी जब कहीं हार जाते हैं या गलत साबित हो जाते हैं तो हम उसका पूरा ब्लेम या बर्डन किसी और पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यही होता आया है इलेक्शंस में। अब जो पार्टी इलेक्शन में हारती है वो उल्टा पूरे सिस्टम पे ही क्वेश्चन उठाने लग जाती है और यही पार्टी जब उसी सिस्टम से जीत जाए तो इनके लिए सब सही हो जाता है। हाउ हैज़ इलेक्शन रैलीज एंड फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज हैव चेंज्ड? तो पहले के टाइम्स में पॉलिटिकल फंडिंग उतनी थी नहीं और अक्सर इन्फ्लुएंशियल लोग या ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने पैसों से पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट देती थी। फिर धीरे धीरे 1970s एंड 1980s इसमें बदलाव आया और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास और भी पैसे आने लगे, क्योंकि अब कॉरपोरेट एंड बिजनेस हाउसेस ने भी अब पार्टीज़ को फंड करना शुरू कर दिया था। 1990s के इकोनॉमिक लिबरेशन के टाइम पर पॉलिटिकल फंडिंग का इशू और बड़ा मुद्दा बन गया। इश्यूज लाइक ब्लैक मनी, इलीगल फंडिंग और कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेसेस के द्वारा पार्टीज को फंडिंग देना बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। इसी को ठीक करने के चक्कर में इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल फंडिंग पे निगरानी बढ़ाने के साथ कुछ सुधार लाए, जैसे कि अनोनिमस डोनेशन को रोकना, मैक्सिमम डोनेशन लिमिट को सेट करना और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को पब्लिकली डिस्क्लोज करना। अब रिसेंट टाइम्स की बात करें 2024 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूनानिमसली इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे 2018 में बाय द करंट गवर्नमेंट एंड इसको लाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि इट विल कर्ब ब्लैक मनी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग्स एक्सेट्रा। A big move towards transparency in political funding. The Election Commission of India has uploaded the data of the electoral bonds as furnished by the State Bank of India just a day before the deadline set by the Supreme Court. The data, remember, has been published in two parts. One part includes the details of bonds purchased by companies and the other part the donations received effectively by each political party. So these are separate sets of data. नाउ अगर कंपनीज कैन सपोर्ट द पार्टी दे वांट और हम एज पब्लिक ये जान भी नहीं सकते, तो ये कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा है? एक आर्गुमेंट ये है जिसमें लोग कहते हैं कि दैट बैंक के पास तो डिटेल्स है ना कंट्रीब्यूटर की, लेकिन फिर क्या ये सोचने की बात नहीं है कि जब ये बैंक्स ही कंट्रोल्ड है बाय द गवर्नमेंट, तो कैसे ये डिटेल्स छुपी रह सकती है फ्रॉम द रूलिंग पार्टी? नाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा ही एक अलग एपिसोड है और हम इसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे। नाउ कमिंग बैक, चलिए जानते हैं इलेक्शन का प्रचार कैसे बदला है ओवर द ईयर्स। अब देखो, पहले इंडिपेंडेंस के बाद ये एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल लीडर्स करते थे, लोगों के घर घर जाकर लोगों से मिलते थे और अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का प्रचार करते थे। फिर 1960s में दूरदर्शन के आने के बाद ये थोड़ा इजी हो गया इवन फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स कि अब वो मैक्सिमम जनता तक रीचेबल थे।
खैर उस टाइम टीवी हर जगह तो नहीं होता था, बट डेफिनेटली इसने पॉलिटिकल कैंपेन्स में काफ़ी मदद की है। प्रिंट एंड मीडिया का भी इफेक्ट अब बढ़ने लगा था। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के जरिए पॉलिटिकल कैंपेन्स को जोर शोर से किया जाने लगा। फिर 2000 से लेकर आज तक एक डिजिटल एज शुरू हुआ है जिसने पॉलिटिकल कैंपेन्स को ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पॉलिटिकल कैंपेन्स का मेन एरिया बन चुके हैं। ऑनलाइन एड्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स ने इसको और भी इंटरेक्टिव बना दिया है। डेटा एनालिटिक्स और माइक्रो टारगेटिंग के मीडियम से अब वो टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी बात और इजीली पहुंचा सकते हैं। इसमें एक बात अच्छी हुई कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है छोटी एंड बड़ी पार्टीज दोनों को। अब रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर ने लोगों से कुछ सवाल पूछे कि उन्हें इस बार क्या लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट एक और चांस डिजर्व करती है या नहीं। इसमें 2019 में जहां येस कहने वालों की संख्या 47% थी, वो 2024 में 44% है। जब उनसे ये पूछा गया कि किस बेसिस पे वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को री इलेक्ट करेंगे, तो ये थे उनके डिफरेंट परसेंटेजेस इन डिफरेंट सेक्शंस। और जब बाकियों से ये पूछा गया कि वो इस गवर्नमेंट को वापस इलेक्ट क्यों नहीं करेंगे, तो 32% ने कहा कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, 20% ने इन्फ्लेशन, 11% ने डिक्रीज इन इनकम और ऐसे ही कुछ अलग क्राइटेरियाज पे रिप्लाई दिए। इंडिया की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टोज को पब्लिक कर दिया है। ये मैनिफेस्टोज पार्टीज का इंटेंट दिखाती हैं जिसमें पार्टीज कुछ नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का वादा करती हैं। इस बार के इलेक्शंस में एक पॉलिटिकल पार्टी दैट इज बीजेपी ने किसी फ्रीबी या ग्रैंड प्लान की बात ना कर कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है कि हाउ श्योर इट इज ऑफ कमिंग बैक टू पावर। वहीं कांग्रेस ने पुरानी नसों को दबाने की कोशिश की है, जैसे रिजर्वेशन पे बात करना, कैश ट्रांसफर्स एक्सेट्रा। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इंडिया को एक प्रोडक्ट नेशन बनाने के संकल्प के साथ कुछ चीजें जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे बात की है। वहीं कांग्रेस ने जॉब वैकेंसी को फिल करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जैसी चीज़ों पे बात की है। सरकार किसी की भी आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ नेशन आगे बढ़ें और कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन जैसे मुद्दों में फंसे ना रहें। डेफिनेटली प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कुछ मेजर एरियाज में काम किए हैं विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, लेकिन ग्राउंड लेवल पे लोगों को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इशू, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, वो आज भी अनएड्रेस्ड हैं। इस इलेक्शंस में हमारी एज वोटर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लीडर को जिम्मेदारी से चुनें, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज को पढ़ें एंड क्वेश्चन करें उनसे उन चीज़ों पे जिससे हमें एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। उनसे सवाल पूछें कि पिछले प्रोमिसेस में से कितने प्रोमिसेस पूरे हुए हैं और आखिर इंडिया को लेकर उनका विजन क्या है। इवॉल्विंग टाइम्स के साथ पॉलिटिकल पार्टी और वोट देने का तरीका काफ़ी बदल गया है, लेकिन आज भी हम वोटर्स की सोच कास्ट पॉलिटिक्स के आगे नहीं बढ़ पाई है और इसी बात का फ़ायदा ये पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं। तो इस इलेक्शन कौन से मुद्दे हैं जिनसे आपको फ़र्क पड़ता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो टू माय चैनल। धन्यवाद।